पे बातें करते हैं, जहाँ पे हम पार्टनरिंग की बातें करते हैं इनटू द गुड बिज़नेसेस, तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस सेशन थ्रू। मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ज़रा देखिएगा, आपको ये स्क्रीन दिखता होगा। यस, चलिए, तो ये स्क्रीन अब आपके सामने है और यहाँ से हम अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी कंपनी का नाम है इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ से आप ये सेशन देख रहे हैं। और दोस्तों, इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप वेबसाइट पे जाएँगे तो infy.com के नाम से हमारा ये फर्म अवेलेबल है, infyrupee.com। और साथ में आप अपने सारे जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं और इन सब चीज़ों की जानकारियाँ आपको टीम हमारी टाइम टू टाइम देती रहती है। बट बहुत सिंपल याद रखें, infyrupee.com, INFIRUPEE.com। जो लोग नए लोग हैं और अभी तक हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, उनके लिए भी ये सही जगह है। वो यहाँ से लॉगिन कर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हमसे संपर्क साध सकते हैं। चलिए, हू आर वी? हमारा काम क्या है? किस लिए हमने ये सब कुछ बनाया है और करते क्या हैं? तो भाइयों दोस्तों, हमारा काम है मोटिवेशन और यही हमारा पेशा है। अगर आप देखें तो हमें आपको मोटिवेट करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि आपकी सेविंग्स बढ़ सके, आप बचत कर सकें, आप अपने जेब से कुछ पैसे अलग करने के लिए उत्साहित हो सकें। और उत्साहित आदमी तभी होता है दोस्तों, जब उसे उसकी मंजिल दिखाई देती है, उसे उसका एंड रिजल्ट के बारे में कुछ पिक्चर कोई प्रदान कर दे। अगर मैं आपको बताऊं कि पहाड़ के उस चोटी पे पहुंचने के बाद जो जन्नत है वो बेहतरीन है, वहाँ जो सांस है वो बेहतरीन है, वहाँ बहुत मजा आने वाला है, तो आप फिर उस पहाड़ तक जाने की जहमत उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई वो सीन ना बता पाए, आपको वहां पहुंच के जो मिलने वाला मजा है उसके बारे में जरा भी एहसास ना हो, तो आप इतनी दूर की सफर कभी तय नहीं करेंगे। समझ रहे होंगे दोस्तों आप मेरी इस बात को। तो इसीलिए एक म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो या एफडी हो, कुछ भी हो, हमें आपको उस मंजिल का एहसास दिलाना पड़ता है, आपको उसकी फीलिंग से टच कराना पड़ता है। एंड दैट इज द की रोल विच वी डू एज ए इन्वेस्टमेंट मोटिवेटर। तभी आप निवेश के लिए उत्साहित होते हैं। नाउ, ऐसा जब हम करते हैं तो हमें आपका गाइड भी बनना पड़ता है। अगर मान लो मैंने आपको कह दिया कि यहाँ से लेह लद्दाख पहुंच के बहुत मजा आने वाला है, तो यहाँ से लेह लद्दाख जाने के लिए बेहतरीन रास्ता क्या होगा, किस समय आपको कितनी सांस की तकलीफ हो सकती है, कौन-कौन से रास्ते अवॉइड करने चाहिए, ये सब हम आपके व्यक्तिगत जाँच के बाद आपको गाइड करते हैं। हमको पता होना ज़रूरी होता है आपको ब्लड प्रेशर कितना है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको सांस की तो कोई दिक्कत नहीं, और तब मैं आपके लिए लेह लद्दाख का रूट प्लान करूँगा। सेम उसी तरह दोस्तों, जब हम निवेश की कोई सलाह आप तक देते हैं आपके मोटिवेशन के बाद, तो हमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस बना के देना पड़ता है। ये प्रोसेस हमारे यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस कहलाता है, रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस कहलाता है, जिससे हमारे हर 100% ग्राहक गुजरते हैं। चलिए, अब तीसरा है जो मेरा रोल, वो है एक इन्वेस्टमेंट और सिंडिकेट का। मुझे आपको सही जगह पहुंचाना है, यानी जिसको पैसे की ज़रूरत है उसका भी मुझे पता होना चाहिए और जिसके पास पैसा है उसका भी मुझे पता होना चाहिए। तो जिसके पास पैसा है उसे सही दिशा दिखाना और जिसको पैसा चाहिए उसका सही जाँच-पड़ताल करना, ये दोनों सिंडिकेशन जॉब को भी हम निभाते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रूवन हैं, फिक्स्ड हैं, जिनको पैसा देने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर परमानेंट नियुक्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो समय-समय पे उजागर होते हैं और हम उनके में पैसा दिलवाने के लिए आपको डिमोटिवेट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ये सब म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, इनके प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हो गए हैं, पता है कि ये सब सही लोग हैं, तो मैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप तक लेके आता हूँ। लेकिन अगर कभी अचानक ही कोई एक लेमन ट्री ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है अविनेश, मुझे कुछ कमरे बनाने हैं, कुछ लोगों से दिलवा दो, तो मैं उनको इतना हिस्सा दे दूँगा। तो इसको हम सिंडिकेशन कहते हैं। मुझे संजय सेठ जी ने, मान लो शालीमार ने कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट ला रहा हूँ अविनाश जी, इसके 5 फ्लैट है, मैं आपको इस रेट पे दे रहा हूँ, ज़रा इसको बिचवा दो, तो हम उसको आप लोगों तक लेके आएँगे, तो उसको सिंडिकेशन कहते हैं। इसी तरह रिलायंस रिटेल को पैसे की ज़रूरत पड़ी या उसके किसी एम्प्लॉयी ने अपना ई-शॉप बेचने के लिए हमें फ़ोन किया कि अविनाश जी मेरे पास ई-शॉप है, मेरे रिलायंस रिटेल का, आप प्लीज़ बिकवा दीजिए, तो हम उसको ऑफ़र लेके आएँगे, तो सिंडिकेशन कहेंगे। चलिए, तो ये सब बातें आप समझ गए, हमारा रोल समझ गए, तो आज हमारा बेसिक मकसद यही है कि आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद कर पाएँ। 2 चीज़ करते हैं हम लोग, चाहे सिंडिकेशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन,
हम बोरोवर लाते हैं, यानी जो लोग आपसे उधार लेने को तैयार होते हैं, हम उनको आप तक लाते हैं। और दूसरा, जो लोग आपको हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं, हम उनको भी लाते हैं। यानी इसको कहते हैं डेट और इसको कहते हैं इक्विटी। तो हम डेट का भी धंधा करते हैं और इक्विटी का भी धंधा करते हैं, यानी आपको हम एज ए लेंडर भी मार्केट में लेके जाते हैं और एज ए पार्टनर भी। तो चलिए आज देखते हैं जो आज का मेरा टॉपिक है, और उस पे आने के पहले एक छोटा सा स्लाइड और शेयर करूंगा दोस्तों आपसे। और वो ये है कि हम बोरोवर की अगर बात करें, जो कि आज मेरा चैप्टर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोरोवर मेरा आज का चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुझे बोरोवर ढूंढना पड़ा आपके लिए, अगर आप लोग कहते हो भैया मुझे उधार देने का मन है, अपने से कोई आदमी बताओ यार बढ़िया मजबूत, तो फिर हम प्राइमरी मार्केट में अगर आपको उधार देने उतारते हैं तो सरकार अवेलेबल है 5.25 पे, बैंक के बॉन्ड्स हैं 6.25 पे, 6.5 पे, ट्रिपल एफडीज हैं 7 पे, 7.5 पे, प्राइवेट कोलैटरल बोरोवर भी होते हैं जो आपको जमीन देके या ऑफिस देके अपना बदले में आपसे ब्याज पे गारंटीड देते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ स्काईलाइन प्लाजा है या फिर रॉयल प्लाजा है या संजय सेठ जी के यहाँ कोई प्रोग्राम आता है, कोई कमर्शियल होता है, जिसमें ये लोग आपको प्रॉपर्टी दे देते हैं और आपको 7-8% की गारंटी रिटर्न भी देते हैं। तो ये सारे प्राइमरी मार्केट में हम धंधा करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में अगर आप जाएं तो हम आपको अगर अच्छे बोरोवर चाहिए तो हम मतलब बेसिकली अगर प्राइमरी मार्केट के थ्रू बोलें तो मैं आपको 8% तक की रिटर्न दिलाता हूं आज के दिन पे। ये हमारा अच्छे बोरोवर्स का लिस्ट अवेलेबल है। और इधर अगर आप आए सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड बॉन्ड्स भी होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स भी होता है। इन सबको भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यही रेट का मोटा मोटी आपको थोड़ा सेकेंडरी मार्केट में रेट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग और डिस्काउंट्स का ऑप्शंस रहता है। तो करीब करीब ये ग्रेटर देन 8 तो हो जाता है, और सिंगल डिजिट में ही आपको 8 से 9 के बीच का ये रेंज करता है। ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में लेने पे आपको कोई खास गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि पता नहीं है कि भाव क्या होगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का मतलब ही होता है दोस्तों भाव पे खरीदना, यानी मार्केट प्राइस पे खरीदना। तो जिस चीज की मार्केट प्राइस होगी वो जरूर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा और इस तरह चलेगा। तो ये मार्केट प्राइस क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैच्योरिटी जो प्रोडक्ट्स की होती है वो यही होती है जो प्राइमरी मार्केट में बिकती है। चलिए, तो बोरोवर्स की कहानी हो गई, लेकिन आज का जो मेरा चर्चा है, जिसके इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं आज के इस शो पे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें काफ़ी पीछे 2-3 इन्वेस्टमेंट्स लोगों के करवाए और बहुत अच्छी गेन लोगों ने कमाई। तो लगा कि ये रिटेल तक, यानी आप आम आदमी सभी को बताना चाहिए। सो ये हम पहले से करते आ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से हम इस स्पेस पे काम करते हैं, और इस स्पेस को हम कहते हैं unlisted space. So that unlisted space which we are going to talk about, but उससे अलावा जो बेसिक बिजनेस में हिस्सा लेने के तरीके हैं उसको जरा समझना जरूरी है। तो समझते हैं कि अगर आप बिजनेस में बोरोवर नहीं बनते हैं, मतलब किसी को लेंडर नहीं बनते हैं, नहीं किसी को उधार नहीं देते हैं, तो आपके पास दूसरा तरीका है पार्टनर बनने का। पार्टनर बनने के लिए प्राइमरी मार्केट में जाके आप आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आया करती है ना, कंपनी जब पहली बार कहती है आओ पार्टनर बनो, आओ मेरे बिजनेस में पार्टनर बनो, पहली बार प्राइमरी मार्केट में कहती है, तब आप लोग पार्टनर बनते हो। कोई 10 शेयर से, कोई 15 शेयर से, कोई 50 शेयर से। और उसी प्राइमरी मार्केट में कुछ लोग आके आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अनलिस्टेड हैं, वो बेचारे के पास लिस्टिंग नहीं है, तो पब्लिकली आके नहीं बता पाता। वो प्राइवेटली 4-5 आदमी एक दूसरे को बोल देते हैं कि भाई मेरे पास मेरे शेयर हैं, तुमको लेना है तुम ले लो। जैसे मान लो मेरी कंपनी में इन्फिनिटी फिनसर्व में 3 डायरेक्टर है, मान लो 4 डायरेक्टर है। अब एक डायरेक्टर को लगा कि यार इसके तो कंपनी को मुझे अभी शेयर इतने नहीं चाहिए, मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, तो वो जाके अपना शेयर प्राइवेटली किसी दूसरे को बेच सकता है, ऑफ मार्केट आराम से बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे शेयर रजिस्टर्ड हैं आरओसी में। तो इस तरह के जो डील होते हैं इसको अनलिस्टेड स्पेस की डील कहते हैं दोस्तों। और आज मेरा टॉपिक यही है, अनलिस्टेड स्पेस। कैसे अनलिस्टेड स्पेस में शेयर की खरीद फरोख्त होती है और क्यों करनी चाहिए। जैसे मैरियट कंपनी का मान लो, जनरल मैनेजर को मैरियट कंपनी ने 4000 शेयर्स दे दिए। अब मैरियट कंपनी के उस जनरल मैनेजर को लगा कि 4000 शेयर लेके मैं अभी क्या करूंगा, इसकी वैल्यूएशन तो बहुत है, तो वो अपने 1000 शेयर किसी को बेच के पैसे भुनाना चाहता है, तो वो भुना सकता है। तो वो अपने उस कंपनी में और दूसरे आदमी को बताएगा कि साहब ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, इसमें ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये आरओआई है। जिस भी दिन ये कंपनी का आईपीओ आया, शेयर लिस्ट हुई, समझ लो ये हजारों का हो जाएगा।
उसी तरह जस्ट डायल की स्टोरी आपको पता हो, अमिताभ बच्चन ने उसकी कंपनी में स्टेक रखा था प्राइवेटली। जब वो कंपनी का आईपीओ आया तो अमिताभ बच्चन को 4000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन मिल गया, उनके 100 करोड़ के बदले या 150 करोड़ के बदले। तो कभी आदमी बहुत छोटे से निवेश से बहुत बड़ा वैल्यूएशन बना लेता है अनलिस्टेड स्पेस में। एक और एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, अगर दमानी साहब का आर के दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट कंपनी जो आई थी, उसका भी प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट स्पेस में दमानी साहब के पास बहुत शेयर्स थे। जब वो पब्लिक आईपीओ आई और आज वो शेयर मेरे ख्याल से 2200-2300 रुपए का ट्रेड हो रहा है, तो ही इज मल्टी मल्टी बिलियनर आउट ऑफ इट। तो 12-12 रुपए के शेयर्स के उनके अलॉटमेंट थे और प्राइवेटली, और आज वो शेयर समझ लीजिए 2200 रुपए के हैं। तो कितना टाइम्स वेल्थ मल्टीप्लाई, हजार हजार गुना वेल्थ मल्टीप्लाई हो गया। सो दोस्तों, यहाँ पे इसी बात को चर्चा लेके हम आगे आ रहे हैं और समझना चाहते हैं कि इस प्राइवेट स्पेस में, इस अनलिस्टेड स्पेस में क्या क्या अवेलेबल है। नाउ, लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड की जरा कुछ कहानियां समझ लें, कुछ दिक्कतें समझ लें, एडवांटेज भी समझ लें, डिसएडवांटेज समझ लें, तब हाथ डालेंगे। लिस्टेड का क्या फायदा होता है? लिस्टेड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लिक्विडिटी हो जाएगी, यानी कि एक आदमी को दिख रहा है तो जो बॉम्बे में बैठा है वो भी आज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बेच सकता है, और जो आप नाक लखनऊ में खरीदे हैं वो भी बेच सकते हैं। सबको भाव मार्केट का एक सिंगल स्क्रीन पे दिखता है। तो बायर और सेलर एक ही स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, नाम छुपा दिया जाता है और पता चल जाता है कितने बेचने वाले हैं, कितने खरीदने वाले हैं, और कंप्यूटर पे आप दोनों के विचार जैसे ही मिलते हैं उसे एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं। तो ये बहुत आसानी से काम हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत होती है, मार्केट चूंकि अवेलेबल है तो बेचने वाला तुरंत जाके वहां बेचना चाहता है, उसका माल बिक जाता है, खरीदने वाले को खरीदारी मिल जाती है। तो इस लिक्विडिटी के कारण सबसे बड़ा एडवांटेज यही है लिस्टेड स्पेस का, लिक्विडिटी। डिसएडवांटेज क्या है? वैल्यूएशन इतना इन्फ्लेट हो गया, या फिर जनरली अपने थर्ड फोर्थ वैल्यू पे आके ही वहां पे ट्रेड होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री के जियो के बारे में पता चला होगा किसी को कि ये जियो वाले काम होने हैं, फेसबुक ने पैसा डालना है, तो कब पता चला होगा आपको? पहली बार तो ये खबर आप तक नहीं आई होगी, जनता तक ये खबर चौथी बार में आती है, थर्ड बार में आती है। पहले ये मालिक को पता चला, मालिक से उनके एम्प्लॉयज जिनके पास ई शॉप होती है उनको पता चला, एम्प्लॉय से होके फिर वो जाके जनता तक फाइनली आते आते मार्केट को पता लगते लगते थर्ड फोर्थ स्टेज पे आती है। तब तक स्टॉक की वैल्यूएशन और बढ़ चुकी होती है, क्योंकि हर आदमी उस स्टॉक को खरीद चुका होता है, जो लोग उसको जानते हैं। तो खरीदने में वो भाव भाग जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, दैट इज कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। हम लोग हमेशा चौथा बारी में, चौथे लेयर पे एंटर करते हैं। नाउ, अनलिस्टेड स्पेस की जो सबसे खास बात क्या है, एडवांटेज, कि वैल्यूएशन एकदम पहले हैंड पे होता है, मैक्सिमम दूसरे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, किसी को नहीं पता होता, जनता नहीं जानती, क्योंकि पब्लिकली उसका रेट अवेलेबल नहीं है, कोई पब्लिक उसकी बिडिंग नहीं कर रही, जनता उसके ऊपर दांव नहीं लगा रही। तो जब वो पब्लिक बनता है ना, तो भीड़ लग जाती है। जैसे आईआरसीटीसी का शेयर जब तक प्राइवेट था, प्राइवेटली वो 600-700 रुपए में ट्रेड होता था, और जैसी पब्लिक हुआ वो अपनी रेंज ही बदल दिया। उसी तरह एवेन्यू सुपरमार्ट 12 रुपए और 26 रुपए में ट्रेड होता था प्राइवेटली, जब लिस्टिंग हुई तो आज देख रहे हैं कहाँ 2200 रुपए पे है। बजाज फिनसर्व, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जो 10 गुना 12 गुना नीचे ट्रेड हुआ करते थे अपने करंट मार्केट प्राइस से, जब वो प्राइवेट होते थे। क्योंकि प्राइवेट में कम लोग होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, लिक्विडिटी नहीं है। बिजनेस रिस्क है, बिजनेस भी पता लगा, चला नहीं चला, नहीं चला तो सारा पूरा का पूरा पैसा गया, और बिजनेस वो चल गया, जो मॉडल है उनकी चल गई और अच्छी है, तो फिर आपको उस पैसे का, जब भी कंपनी के यानी जनता को पता चलता है और जब वो कंपनी लिस्टेड होती है, तो उसका ह्यूज वैल्यूएशन का फायदा होता है। चलिए, तो इस 15 मिनट में मैंने आपको इस बात तक तो के छोड़ने की कोशिश की दोस्तों, कि अनलिस्टेड स्टॉक का फायदा क्या है और ये किस जगह पोजीशनिंग बनाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब चालू करते हैं इस अनलिस्टेड स्पेस में कहानी के ऊपर, और कुछ अनलिस्टेड कंपनियों को देखते हैं। लेकिन इन्वेस्टर सुटेबिलिटी जो होती है लिस्टेड स्पेस में, कौन कौन तरह के निवेशक लिस्टेड स्पेस में काम करते हैं? रिटेल और एचएनआई, जिनके पास दोनों तरह के लोग, जिनको पार्टिसिपेट करना है स्मॉलर अमाउंट से, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जिनको 10 लाख के नीचे जिनको भी लगाना है, 2, 3, 4, 5 लाख,
शेयर में किसी में हिस्सा लेना है, वो लोग सब तो शेयर बाज़ार से यानी कि लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज से जाके खरीदते हैं। लेकिन जिसको और जिसे बिज़नेस की बहुत दूर तक परख नहीं है और जो स्टॉक इसलिए नहीं खरीद रहा कि बिज़नेस खरीद रहा है, उसके ज़हन के अंदर है स्टॉक खरीद रहा हूँ, कोई शेयर खरीद रहा हूँ। बहुत सारे रिटेलर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बिज़नेस के साथ। उनको लगता है कि मैंने रिलायंस के मुकेश अंबानी के साथ बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आरआईएल का एक शेयर खरीदा हूँ। लेकिन मुझसे कोई पूछे, मैं अगर एक भी शेयर खरीदता हूँ, तो मैं उस बिज़नेस के साथ बिज़नेस करता हूँ। मैं जीता हूँ उसके साथ तैरता हूँ। ये फीलिंग मेरी है। यही फीलिंग मैं अपने कस्टमर्स में जगाना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक खरीदो, तुम उसके उसके मालिक बन जाओ, उसको ओन करो, उसके साथ फीलिंग लाओ अपनी, तभी मज़ा आता है और तब शेयर में कमाने का मज़ा अलग है। आपको फिर रुकने की इच्छा करने लगती है, आप शेयर में हड़बड़ाते नहीं हैं, आप स्टॉक में उस बिज़नेस पे फ़ेथ करते हैं, ना कि उसके रोज़मर्रा के भाव पे और खबरों पे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है ना, ये लिस्टेड स्पेस में नहीं हो पाती। ज़्यादातर जो रिटेलर है, वो इसी तरह के बिना एम के इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैं जब चाहूँ बेच दूँ और इसीलिए वो पोर्टफोलियो बना के चलते हैं। तो बिज़नेस ऐसे नहीं होता जहाँ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरे हिसाब से बिज़नेस लिक्विडिटी को साइड रख के बनानी चाहिए। अगर मुझे आज इन्फिनिटी फिनसर्व के साथ एक प्रॉपर्टी का कोई बिज़नेस करना है या मैं कोई अपना कोई लैंड या कोई नया प्रोजेक्ट लाता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं लाऊँगा कि इस बिज़नेस से भागना है मुझे। मैं इसलिए लाऊँगा इस बिज़नेस में मुझे जीवन भर रहना है और इससे पैसिव इनकम कमानी है। तो मैं उससे इनकम कमाने के लिए उस बिज़नेस में हाथ डालूँगा, ना कि उस बिज़नेस को उठा के बेच देने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, देश क्या पूरे वर्ल्ड में निवेशकों को प्रॉब्लम ये है कि वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, उसको बेचने के लिए। अगर बिज़नेस में पैसा लगाना है उसको बेचने के लिए, तो दोस्तों आप ट्रेडर हो फिर। ट्रेडर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी अलग दुनिया है, उसका अलग स्पेस है, उसकी बातचीत ही अलग है। आज के दिन में जो मैं इस वक़्त चर्चा कर रहा हूँ, निवेशकों की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर और ट्रेडर अलग-अलग जाति है, अलग-अलग प्रजाति है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिज़नेस बेचने के लिए नहीं, बिज़नेसमैन बनने के लिए, बिज़नेस ओनर बनने के लिए। सो दोस्तों, तब जन्म लेता है ये अनलिस्टेड स्पेस, जहाँ आपको बेहतरीन बिज़नेस कम पैसे पे शुरुआती दौर पे मिल रहे होते हैं और चूँकि इसमें एचएनआई ही ज़्यादा आ पाएगा क्योंकि लिक्विडिटी वही पोस्टपोन कर पाएगा। उसके लिए लिक्विडिटी और सेफ्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो अगले 10-5 साल रखने को तैयार होता है और उसको पता होता है कि बिज़नेस अगर बढ़ेगी तो मेरा ये मल्टी बिलियनर, मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। तो इसलिए जो लोग भी आज सुन रहे हैं, ध्यान रहे अनलिस्टेड स्पेस में अगर आपको आना है, तो आपके इन्हीं क्राइटेरिया होने चाहिए। आपके पास 5 से 10 लाख रुपए स्पेयर होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग को बिज़नेस की तरह देखते होने चाहिए। आप स्टॉक इन्वेस्टिंग को शेयर ट्रेडिंग की तरह नहीं देखना है आपको, बिज़नेस की तरह देखना है। तो अब मैं आपको कुछ बिज़नेसेस दिखाता हूँ दोस्तों, ज़रा देखिए आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। सही में आप सरप्राइज़ हो जाएँगे कि कैसे-कैसे बिज़नेसेस अनलिस्टेड स्पेस पे अवेलेबल हैं। ज़रा पहला बिज़नेस जो आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, एचडीएफसी सिक्योरिटी। ये देखिए, व्हाट अ बिज़नेस! अगर हम इस बिज़नेस की बात करें, छोटा-सा एक बिज़नेस जो कि इसकी ज़रा छोटी स्टोरी समझिए। एचडीएफसी सिक्योरिटी पहले एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के वेंचर से बना था। लेकिन बाद में जो इंडोसिन सिक्योरिटी ई सिक्योरिटी होल्डिंग थी, उसका शेयर एचडीएफसी बैंक ने ले लिया और एचडीएफसी बैंक का आज फुल्ली सब्सिडियरी बन चुका है एचडीएफसी सिक्योरिटी। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकिंग हाउस है जहां लोग शेयर बाजार खरीद बेच करते हैं। 262 ब्रांच है 161 शहरों में और 31 मार्च 2020 तक की अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, लगातार इनकम बढ़ी है। 402 करोड़ के पैट से आज हम सॉरी टैक्स टोटल इनकम से हम 862 पे हैं। डिविडेंड देखिए तो आपका 20 रुपए का डिविडेंड पर शेयर से लेके आज 135 रुपए पर शेयर के डिविडेंड के साथ चल रहे हैं। लगातार डिविडेंड दे रहा है। नाउ सवाल ये है, ये अनलिस्टेड है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी के शेयर किस-किस के पास हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का शेयर आईएसआई ने इसको इशूड है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है और ये शेयर उपलब्ध है 95% के आसपास एचडीएफसी के पास, खुद एचडीएफसी के पास। और जो बचा हुआ शेयर होल्डिंग है, वो है उनके एम्प्लॉइज़ के पास जिनको ये ईसॉप देते हैं। तो ईसॉप जिनको वो देते हैं उसमें से भरत डी शाह जी हैं जो कि चेयरमैन है 3M में भी और एक्साइड में भी। कुछ शेयर भरत शाह ने अपने बाज़ार में बेचे, कुछ शेयर धीरज रेड्डी जी ने बेचे,
कुछ उनके एम्प्लॉइज ने बेचे और मार्केट में ये शेयर आ गया। आज बाजार में एचडीएफसी सिक्योरिटी का शेयर प्राइवेटली अवेलेबल है, बट सबको नहीं अवेलेबल है। ये प्राइवेट स्पेस में ऐसा नहीं होता, देयर इज नो बाजार। प्राइवेट स्पेस में अगर आपको एचडीएफसी सिक्योरिटी का शेयर चाहिए तो आपको एचडीएफसी सिक्योरिटी के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, दोस्तों से या तो जान पहचान हो जिनके पास ई शॉप है और वो बेच सकते हैं, या फिर उनके एम्प्लॉयज आपके पकड़ में हो जिनसे आप शेयर खरीद सकते हैं, या फिर कुछ और ऐसे स्मार्ट लोग हों जो एचडीएफसी सिक्योरिटी से आपको शेयर दिलवा सकते हैं किसी से लेके, क्योंकि शेयर कंपनी तो बेच रही नहीं है, तो शेयर कैसे मिलेगा आपको? शेयर मिलेगा किसी दूसरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पकड़कर। ये काम जो लोग करते हैं वो अपनी दलाली 2-3% के बीच में बनाते हैं और आपको भाव पहुंचाते हैं। हमारा काम इन्फिनिटी फिनसर्व का ये होता है कि जो मेरे ग्राहक इंटरेस्टेड होते हैं, हमें अगर ये बिजनेस अच्छा लगता है तो हम उसका ईपीएस निकालते हैं और पी कैलकुलेट करके उसकी करंट वैल्यूएशन चेक करते हैं। करंट वैल्यूएशन चेक करके देखते हैं कि डिविडेंड की अर्निंग लगा के कितने का भाव बनता है। तो दोस्तों, जिस तरह भाव हम लिस्टेड स्पेस में तय करते हैं शेयर का, उसी तरह हम अनलिस्टेड स्पेस में भी इन शेयर्स का भाव निकालते हैं। हम आपको सही उचित भाव बताते हैं, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वो रिकमेंडेशन देते हैं, और फिर ये शेयर के थ्रू आपको इस कंपनी का मालिक बना देते हैं। आप प्राउडली कह सकोगे दुनिया को कि मैं भरत डी सा का पार्टनर हूँ, भले आपके पास शेयर 5 लाख के हों या 10 लाख के हों। तो दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटी बेहतरीन स्पेस है, मैं इसका भाव अभी दिखाऊंगा आपको। रिलायंस रिटेल मेरा फेवरेट इस वक्त था अभी भी फेवरेट है कहेंगे, हालांकि भाव थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इफोरिया का थोड़ा इसमें हेल्प है, लोगों ने भाव बढ़ा दिया है जियो के चक्कर में, लेकिन अभी भी जिस दिन आईपीओ आएगा ना, लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो जो भी भाव पे आज आपको प्राइवेटली मिल रहा है, समझ लो 2 गुना 3 गुना तो आपके हाथ में है ही है दोस्तों। और रिलायंस रिटेल की सबसे खास बात है कि इसका 99% शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, जरा ध्यान दीजिएगा, 99%, ये देखिए होल्डिंग कंपनी 99% रिलायंस रिटेल वेंचर। और अगर आप देखें तो बाकी के जो शेयर हैं वो बहुत छोटे हैं, 4.5%, 1% शेयर जो है बाजार में घूम रही है, और उन शेयर पे ही आपको हाथ मारना पड़ेगा। रिलायंस रिटेल की सबसे खास बात यह है कि रिलायंस रिटेल के 2 सेगमेंट है। एक है ग्रोसरी वाला सेगमेंट जिसके अंदर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस मार्केट स्टोर आता है, और दूसरा सेगमेंट है रिलायंस रिटेल का जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, जिसमें रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस एंड जियो स्टोर्स आते हैं। अगर आप इन सबको एक साथ वैल्यूएशन देखेंगे तो बेहतरीन वैल्यूएशन है। रिलायंस ट्रेंड वुमेन, प्रोजेक्ट ईव, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस ज्वेल्स एंड AGIO.com। तो एक्चुअली छोटे छोटे प्रोजेक्ट की तरह इसके रिलायंस रिटेल के अंदर 10-20 प्रोजेक्ट हैं। अगर ये टुकड़े में भी बंटता है, अगर आज ये शेयर टुकड़ों में भी बंटता है, एक एक कंपनी की वैल्यूएशन पर शेयर 600 रुपए की होती है दोस्तों। 500-600 रुपए की एक एक कंपनी की वैल्यूएशन बनती जा रही है। अगर हम टोटल वैल्यूएशन को एक साथ ज्वाइंटली जोड़ के रिलायंस रिटेल को भाव दे तो 2200-2300 का भाव देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी ये 1500-1600 रुपए के मेरे ख्याल से भाव पे मिल रहा है, और आज के दिन में ये बेहतरीन चॉइस है, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो ये है रिलायंस, इसका भी हम लोग फाइनेंशियल्स निकाल के, ईपीएस निकाल के देखते हैं, तो वैल्यूएशन मुझे दिखती है कि पी थोड़ा इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, और लोगों को इसको भाव देना चाहिए। 1500 तो भाव मिलना चाहिए इसको। हीरो फिनकॉर्प भी एक ऐसी कंपनी है जो हीरो होंडा मोटर्स कंपनी से बनी थी, और पहले अभी मार्केट में जो लिस्टेड फर्म है हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, उसके ही ये सब्सिडियरी फर्म है। और जो लोग इससे वाकिफ हैं, रिटेल फंडिंग, रिटेल लोनिंग में दे हैव बिकम लीडर एंड रनिंग फास्ट। बजाज फिनसर्व के बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और सेम मॉडल पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर किसी को बजाज फिनसर्व का डुप्लीकेट पिक्चर चाहिए, किसी को भी बजाज फिनसर्व की रैली छूट गई है और उसे लगता है मैंने जीवन में बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, वो लोग हीरो फिनकॉर्प में घुस जाए, मिस्टेक आपकी बराबर हो जाएगी, गारंटीड बराबर हो जाएगी। मेरा नाम लिख लो इस बात पे आप। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, हीरो फिनकॉर्प का रीच बहुत विलेजेस में भी है, छोटे छोटे जगहों पे है, और उसके जो फ्रेंचाइजी एंड डीलरशिप है 3100 पॉइंट्स पे है। तो ये मेरी रिसर्च कहती है, हम लोग का ये स्टडी कहता है। और सबसे बड़ी बात कि क्रेडिट स्विस सिंगापुर की कंपनी, उसने 2.58% कंपनी में ले रखा है बहुत दिनों से, और क्रिस कैपिटल तो अब 10.5 हो गया।
तो ये 15% 12% की जो भयंकर स्टेक बाहरी लोगों ने ली है, जो जायंट लोगों ने ली है, ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है और इसकी ड्यू डिलिजेंस पक्का अच्छी होगी, क्योंकि इस जैसे इन्वेस्टर कभी किसी तरह की बैलेंस शीट फजिंग या डेटा गड़बड़ी नहीं अलाउ करते। हाइलाइट तो खैर इसके बहुत सारे हैं, और मेरा उसके बाद आज के डे का लास्ट फेवरेट है एचडीबी। हाँ, एचडीबी जो है ये एचडीएफसी ग्रुप का अनदर बेहतरीन कंपनी है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और ये भी रिटेल एंड कंज्यूमर लेंडिंग के अंदर काम करती है। गोल्ड लोन वगैरह वगैरह इनका बेसिक काम है। और एचडीएफसी लाइफ एंड एचडीएफसी अर्गो बेसिकली इनके रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एजेंट हैं। और भी बहुत सारे इसकी फीचर्स है जिस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, आदित्य पुरी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल से वो एचडीएफसी बैंक से रिटायर होंगे या छोड़ेंगे तो इस कंपनी में वो फुल टाइम वर्क करेंगे। सो ये कंपनी एक तरह से उनको हाथ बाहें फैला के इंतजार कर रही है कि साहब आप बैंक से छोड़ के यहाँ आइए, फिर इसको बड़ा बनाइए। ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से ये रिटेल लेंडिंग और कमर्शियल लेंडिंग में काम कर रही है ऑलरेडी। तो दोस्तों इसको भी पकड़ें तो ये भी अनदर बजाज फिनसर्व के मेकिंग में है। हीरो मोटर कॉर्प और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। ये सारे शेयर जो मैंने आपको दिखाए दोस्तों, ये नहीं है लिस्टेड, बाजार में कोई आपका दोस्त महीन इसको नहीं ले सकेगा। ये शेयर सिर्फ आपको मिल सकता है हमारे थ्रू, या फिर हमारे जैसे और भी अगर लोग कोई आपको ऑफर करें तो आप उनसे डील कर सकते हैं। तो कैसे इसमें अंदर आना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। जेएम फाइनेंस में आपका के नाम से ब्रोकर कंपनी में होना चाहिए, नहीं जेएम में अगर किसी और भी जगह है तब भी चलेगा। आप हमें वहाँ के ब्रोकर का अपना क्लाइंट मास्टर लिस्ट सीआरएम कॉपी देंगे, हम आपको जेएम फाइनेंस का जो हमारा ब्रोकर है उसका बैंक अकाउंट देंगे। आप उस बैंक अकाउंट में जो रेट एग्री होगा, जिस रेट पे हम बताएंगे कि बिड मिल रहा है, आप उस रेट के हिसाब से जेएम फाइनेंस को चेक या मनी ट्रांसफर करेंगे। और जो आपने सीआरएम कॉपी दी है क्लाइंट मास्टर लिस्ट, उस डीमेट में आपको T+3 में शेयर वापस मिल जाएंगे। दैट्स द सिंपल डील ऑफ मार्केट। ट्रीटमेंट उसकी उसी तरह होगी जैसे आप लिस्टेड खरीदते हैं। और व्हाट इज द की थिंग है वैल्यूएशन एंड आरओआई। इस पूरी कहानी में ये देखना है कितने का खरीदना है। भाई हो सकता है कि जेएम हमें 1500 रुपए कोई चीज दे रहा है और दूसरे जगह हमको वही चीज 1400 की मिल रही है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम पक्का 1400 वाले में जाएंगे। लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा है, कोई खाली कह रहा है 1400 का होना चाहिए, तो भाई उस बात का तो कोई तर्क नहीं है ना। तो दोस्तों इसमें की थिंग है कितना कीमत देना है, और वो कीमत आरओई पे डिपेंड करता है कि उसके कैपिटल पे, उस कंपनी के धंधे पे क्या दम है और कितना रिटर्न आ रहा है उनके इन्वेस्टमेंट्स पे। अगर उसकी आरओई अच्छी है और वैल्यूएशन बनती है तो हमें इस बात से नहीं मतलब है कि ये 1400 का भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर 1500 वैल्यूएशन बनती है और हम दे रहे हैं, चूंकि वो लिस्टेड नहीं है, हम उसका भाव कंपेयर नहीं कर सकते 10 जगह। हमको तो बस जो ऑफर मिल रही है, शेयर मिल रहा है, उसको ग्रैब करना है। और बेसिकली उसको लेने के लिए हम रेप्यूटेड ट्रस्टेड ब्रोकर्स का रूट लेते हैं, जो सिंडिकेट करते समय अपने कमीशन के अलावा किसी चीज से उनको मतलब नहीं होता। तो वो ट्रस्टेड नाम ऑब्वियसली हमारे लिए जेएम फाइनेंस है, और बाकी हम लोग उन्हीं के साथ काम करते हैं। नाउ अनलिस्टेड स्टॉक का मतलब सबसे बड़े अगर देखें तो इसमें वोलेटिलिटी इसलिए नहीं होती, इसका भाव ही नहीं होता। जिस चीज का भाव नहीं होगा उसमें वोलेटिलिटी होगा दोस्तों। जैसे आपका घर, आपका मकान का कोई रोज भाव तो आता नहीं। आपके घर में पड़े सोना चांदी, उसका कोई भाव नहीं है। तो जिस चीज का वैल्यूएशन आप रोज नहीं निकालते हैं उसकी में वोलेटिलिटी नहीं होती। यहाँ तो आप सिर्फ पार्ट लेते हैं, शेयर खरीदते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। उस हिस्सेदारी का इंतजार करते हैं कि ये कंपनी जब सही समय पे उसको पब्लिक तक ले जाएगी, और तो जो मेरा वैल्यूएशन चेंज होगा, जब मैं शेयर तब बेचूंगा। तो उसमें आपको वक्त लग सकता है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कि कब आप किस तरह के कंपनी में जाते हैं। अदरवाइज डिविडेंड ठीक ठाक यील्ड आ जाती है, तो साल के आपको उस डिविडेंड से ही समझ लीजिए बैंक एफडी के बराबर अगर आपका डिविडेंड ही आ जाता है 4% 5%, तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है होल्डिंग में। गारंटीड एलोकेशन होता है क्योंकि यहाँ तो कोई बात है ही नहीं लिस्टेड और अनलिस्टेड का। भाई आप जितना पैसा देंगे और जितने शेयर मिल रहे होंगे बाजार में, तो इसलिए कोई आईपीओ उपीओ जैसा है नहीं कि एलोकेशन होगा कि नहीं। वरना आईपीओ मार्केट जब आएगी तो इन सब शेयरों में किसी को हाथ नहीं लगने वाला दोस्तों। आपको क्या लगता है रिलायंस रिटेल का अगर आज आईपीओ आ जाए, 5 शेयर से ज्यादा कोई खरीद पाएगा? 10 शेयर से ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको। इतना भीड़ होने वाला है अभी, जिस तरह का इफोरिया बना हुआ है फेसबुक फेसबुक के आ जाने से, आज आपको रिलायंस रिटेल के शेयर में तो हाथ नहीं रखेगा कोई भी, मिलेगा नहीं मतलब। तो
ये बढ़िया है, प्राइवेटली प्लेस में आप अपना स्पेस में ले लें। राइजिंग वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन अक्सर बढ़ती रहती है क्योंकि प्राइवेटली प्ले कर रहे हैं। ये लोग को पता है कि अभी जनता नहीं है, ना जनता का पैसा है, अपने पैसे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कंपनी अपने मेहनत से काम करके अच्छा कर लेती है, तो जब जनता का पैसा आता है तो उसको एकदम से स्केल अप कर लेती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग थिंग। अगर हम अभी करंट बार्गेन एंड पिक्स की बात करें तो कुछ जो लेटेस्ट हम लोग के पास शेयर्स अवेलेबल हैं या जो बिड हम लोगों ने जमा की है जेएम से, तो जेएम फाइनेंस से हम लोग ये मंगाते हैं। तो ये अक्सर हम हफ्ते में एक बार मंगाते हैं कि कितने शेयर हैं। तो अभी ये 2000 शेयर तो हमारे पास अवेलेबल है हीरो के। अब कितने दिन रहेंगे ये भगवान जाने। हो ये लेटेस्ट परसों तक की न्यूज़ है, हो सकता है कल परसों बिक जाए और खत्म हो जाए। तो 2000 हमारे पास हीरो के हैं, 300 हमारे पास एचडीएफसी सिक्योरिटी के हैं, टाटा टेक्नोलॉजी जिसकी चर्चा मैंने नहीं की, ये भी बहुत अच्छा शेयर है मेरे पास। इसमें 1000 शेयर है मेरे पास, रेलिगेयर हेल्थ के मेरे पास 20,000 शेयर हैं, एचडीबी के मेरे पास 2000 शेयर हैं और रिलायंस रिटेल के मेरे पास 1000 शेयर हैं। 1300 में ये मिल रहा है। मेरी फेवरेट इस वक्त है कि रिलायंस रिटेल और हीरो, ये दो तो बहुत ही अच्छे शेयर हैं। इसमें मिला के लोगों को लेना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों व्हाई अनलिस्टेड गेट्स इनटू डिमांड, तो मैंने आपको बताया कि रिलायंस रिटेल जैसे शेयर का देखिए सिर्फ 0.05% जनता के पास है, 99.95 रिलायंस इंडस्ट्री और उसकी होल्डिंग कंपनी के पास है। तो इतना कम शेयर जब बाजार में है तो ऑब्वियसली मारामारी तो होगी ना। तो इसीलिए इसका डिमांड बहुत होता है, लेकिन जनता को इसका पता नहीं होता, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते। वेल्दी स्टोरी, जितने भी सुपर रिच लोगों की स्टोरी है, अगर आप जाएंगे तो वो सब लोगों का वेल्थ बना ही है इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से। दमानी जी बहुत बड़े एग्जांपल हैं। एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट में जो राकेश दमानी जी थे, उन्होंने इसी तरह 12 रुपए पे अपनी कंपनीज के स्टेक्स शुरू किए थे और ई शॉप खरीदना शुरू किया लोगों से, और करते करते आज डी मार्ट को उन्होंने देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। So is this the right time to buy this unlisted stock? Some are very good valuation और लिया जा सकता है, और कुछ में हम वेट करेंगे बार्गेन का। तो हम अपने कस्टमर्स को सारे शेयर नहीं ऑफर कर रहे हैं। हमने लिस्ट आपको जरूर दिखाई है, मगर हम उसमें से कौन से शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे है और ली जा सकती है उसके बारे में आपको हम बात करते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको 10 लाख के आसपास अपना सम रखना चाहिए, लेकिन कम पैसे भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप बात करें हमारी टीम से, वो आपको बताएंगे कि उस पैसे में हम कौन से शेयर और कितने मिलते हैं। क्योंकि कोई आदमी आपके जैसे एग्जांपल समझिए, अगर यहाँ पे मान लो 1000 शेयर मेरे पास है, मैं उससे कहूँ नहीं मैं 1000 नहीं तेरे 300 लेता हूँ, तो बोलेगा यार मैं 700 के लिए किसको ढूंढने जाऊंगा, तो भैया लेना है तो पूरे मेरे 1000 लो। तो वो 13 लाख रुपए का पूरा पूरा आपसे बोलेगा कि हमको इतना रुपया देना है, तो दो। चाहे वो बोलेगा अच्छा चलो तू फिर 100 लो, 100 तुम लो, 100 मैं 100 करके 4 लोगों को बेचूंगा, 10 लोगों को। तो आदमी, बेचने वाला आदमी कभी कभी चाहता है कि मेरा माल पूरा पूरा चला जाए। तो ये कोई जीएम होते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर हमारे पास रिटेल में छोटे छोटे शेयर हो तब तो बात अलग है। तो इसीलिए यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कभी 5 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए का एक साथ रिक्वायर्ड होता है। हालांकि जीएम ने हमें कह रखा है कि भैया 10 लाख के नीचे का कोई हो तो हमसे बात मत करना, लेकिन आप बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना, बट उन्होंने हमें कहा है कि 10 लाख का ना हो तो बात नहीं करना, लेकिन हम लोग के पास अगर ऐसे ऑप्शन हो तो बताइएगा। हो सकता है कोई कोई कंपनी में कोई शेयर टुकड़े के बच जाते हैं, तो वो आपको दे दिए जाएंगे। नाउ आपको सिर्फ इंटेंट दिखाना है और हम आपके लिए बेस्ट रेट ढूंढ के ला देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सो दिस इज द सेशन टुडे, और यही सेशन मोहित शायद आज नहीं आ पा रहे हैं, वरना इंटरनेशनल फंड्स पे वो नेक्स्ट वीक लेंगे सेशन। और इंटरनेशनल फंड में एक बहुत अच्छी स्टोरी आजकल चल रही है, जिसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स और इनका एक कॉम्बिनेशन करके एक कंपनी है, गूगल फैक्ट करके कंपनी है, मतलब ग्रुप है, जिसके ऊपर उसने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सो दैट ही विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट वीक। आज के लिए मुझे इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के बने रहने के लिए। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको खोल रहा हूँ, मतलब सिस्टम ला रहा हूँ, और उससे पहले मैं अपने फ़ोन नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दूँ, जिनको भी वो नोट करना है वो नोट कर लें, और कंटैक्ट करना हो तो हमारी टीम से कंटैक्ट कर लें। तो सबसे पहले तो हमारे टीम में जो नंबर है 9307218766, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आप अगर इस पे हमें फ़ोन करना चाहें तो हमें आराम से बेहिचक फ़ोन करिएगा, और ईमेल अगर करना चाहें तो हमें आप ईमेल करिए। ईमेल हम आप सभी के पास हमारा मेल जाता है, बट फिर भी अगर मेल करें तो help@infirupee.com से हमें मेल करें। थर्ड मेरा वेबसाइट है जो हमने बताया, infirupee.com के नाम से हमारा वेबसाइट है। आराम से खोलिए, रजिस्टर करिए, उस पर जो बहुत चीज़ें काम करने को, गोल्स बनाना, रिस्क प्रोफाइल बनाना, वो सब आप करिए।
मोबाइल ऐप पे मेरा जाइएगा तो फंड कनेक्ट आपको खोलना है, और फंड कनेक्ट खोलने के बाद जब पूछेगा नंबर बताइए, तो आप ये नंबर उसको बता दीजिए, एडवाइज़र नंबर, तो अंदर चला जाएगा वो आपको लेके, और बाकी के फॉर्मेलिटी आप खुद ब खुद पूरा कर लेंगे। तो इट्स सो सिंपल। हमारी टीम के यहाँ पे नाम है, अगर टीम के नाम में आप जानते हैं तो अमित सक्सेना जी, फिर तरुण कुमार और ज्ञानेश, ये हमारे फ्रंट लाइन सेल्स में हैं। नितिका जो बैक ऑफिस और ऑफिस से आप लोगों को सभी सेवाएं देती हैं। अंजलि और आकांक्षा एंड पूजा, ये हमारी बैक एंड टीम है। इसके अलावा अगर आप हमारे जो मेलर्स देखते हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है, वो दीप के द्वारा आप तक पहुंचती है, और वो हमारे यहाँ सारा डिज़ाइनिंग एंड सिस्टम देखते हैं। मिस्टर प्रेम हमारे यहाँ सेकेंडरी मार्केट में यानी जेएम फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये जो टीम है, जिनसे भी आपकी बातें होती हैं, आप कंफर्टेबली उन लोगों को अपने नोट में रख लीजिए। नंबर सिंगल है, और मैं और मोहित आपके लिए अवेलेबल हैं। जब भी आपको डिस्कशंस करनी हो, बातें करनी हो, आप कर सकते हैं। मेरा नंबर वैसे सभी के पास है, बट 8318792030, दिस इज माय नंबर। और मोहित का नंबर भी सबके पास है, 9415410781, दिस इज मोहित। ये नंबर हमने आपको लिख दिया है, 8318792030, सॉरी, तो दिस इज माय नंबर 8318792030, मोहित 9415410781। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन अब यहाँ से हटा रहा हूँ। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन आंसर राउंड पे, और आप लोगों से देखता हूँ कि क्या आपने पूछा है।